हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन का पार्ट 2। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पार्ट 1, और जिसमें हमने बात की थी कि किस तरह से फ्रांस जो एक छोटा सा बच्चा है, जहाँ पर वो पढ़ता है उसके स्कूल में, उसके उस नगर में किसी और देश का अधिकार हो चुका है और अब उसको अपनी लैंग्वेज को छोड़ना पड़ेगा। हमने पार्ट 1 में जहाँ छोड़ा था वो ये था कि फ्रेंच क्लास में एंटर हो चुका था, बहुत सारी चीज़ें उसने अनयूजुअल नोटिस की थी, और जब एम हेमल ने जब उससे पूछा था कि बताइए पार्टिसिपल्स के जो रूल्स के बारे में तुम्हें दिया था उसमें तुमने क्या याद किया, तो फ्रांस कुछ भी नहीं बता पाया। लेकिन एम हेमल उसको बोलते हैं कि मैं तुम्हें आज बिल्कुल भी नहीं डांटूंगा, क्योंकि हमें इसमें इंट्रोस्पेक्शन करना होगा कि आज हमारे देश की ये स्थिति क्यों हुई है। हम सब लोगों को विचार करना होगा कि ये जो गुलामी आज हमें देखने को मिल रही है उसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। एवरीबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब उसमें कौन कौन रेस्पॉन्सिबल हैं एम हेमल ने यहां आगे बताया है। पार्ट 2 में आज हम वहीं आगे से शुरू करेंगे। हु आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्स्ट सिचुएशन। ये जो बुरी स्थिति बनी है, क्योंकि दुनिया में गुलामी से बढ़कर के बुरी चीज कोई भी नहीं है, इसलिए ये जो वर्स्ट सिचुएशन जो वहां पर बनी है, इसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहले पेरेंट्स। एम हेमल ने कहा कि आज जो हमारी स्थिति है खराब, उसमें जरूर सबसे पहले जिम्मेदार हैं योर पेरेंट्स, क्योंकि जब तुम्हें यहां पर भेजने के लिए उनके पास समय था, बच्चों को स्कूल भेजना था, लेकिन उन्होंने अपने छोटे छोटे लालच के लिए अपने फील्ड्स में तुमसे काम करवाया। कुछ पैसा कमाने के लिए उन्होंने तुम्हें काम करने के लिए कहीं दूसरी जगह भेज दिया और तुम्हें स्कूल नहीं भेजा, और ये कारण रहा कि तुम्हें अपनी लैंग्वेज के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति उतना प्रेम नहीं हो पाया। दूसरा जिम्मेदार वो एम हेमल अपने आप को मानते हैं, एम हेमल हिमसेल्फ। वह कहते हैं कि दूसरी तरफ मैं अपने आप को भी जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि कई बार ऐसा समय भी आया कि मुझे फिशिंग करने के लिए जाना था, तो मैंने तुम्हें जल्दी छोड़ दिया, या फिर मैंने तुम्हें अपने गार्डन में पानी देने के लिए वहां पर भेज दिया जबकि मुझे तुम्हें पढ़ाना था। कहीं ना कहीं किसी देश की दुर्गति के लिए वहां के टीचर्स भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट चिल्ड्रन। बच्चे स्वयं जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां भी हो सकती है कि पेरेंट्स चाहें, वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहें, टीचर्स भी पढ़ाना चाहें, लेकिन अगर स्वयं बच्चे नहीं पढ़ना चाहते तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए स्वयं जिम्मेदार बच्चों तुम आज खुद भी हो, क्योंकि तुम्हें अपनी लैंग्वेज के प्रति कभी भी इतना अफेक्शन नहीं रहा। इसके आगे एम हेमल बोलते हैं कि उस लैंग्वेज को, जो दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, उसको तुमने लव नहीं किया। आगे वो अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की क्वालिटीज बताते हैं। क्वालिटी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, आगे एम हेमल बोलते हैं हमारी जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो है मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल। दुनिया में सबसे सुंदर भाषा अगर कोई है वो फ्रांसीसी भाषा है। अगर क्लियरेस्ट है, समझने में इजी है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लॉजिकल अगर कोई लैंग्वेज है तो वो फ्रेंच लैंग्वेज है। लेकिन हमने उसको समय रहते कभी भी उसको स्टडी नहीं की, उसको कभी पढ़ा नहीं। एम हेमल्स सजेशन टू द सिटीजन ऑफ एल्सास। अब आज यहां पर एम हेमल अपने जो सिटीजन्स हैं, वहां के जो रहने वाले नागरिक हैं, क्योंकि हमने इससे पहले बताया था कि आज जो बैक बेंचेस हैं उनके ऊपर वहां के जो सिटीजन्स हैं वो भी वहां पर आए हुए हैं, उन सबको वो एक अपना मैसेज देते हुए एम हेमल बोलते हैं कि जब तक आप अपनी लैंग्वेज से प्रेम करते रहोगे, अपनी लैंग्वेज के प्रति आपका अफेक्शन रहेगा, आपका लव रहेगा, तो निश्चित रूप से आप इस गुलामी को एक ना एक दिन जरूर तोड़ दोगे। वह कहते हैं कि जब तक हम अपनी लैंग्वेज से लव करते हैं तो ये मान के चलिए कि जिस पिंजरे में आज हम कैद हो गए हैं उसकी चाबी हमारे हाथ में ही है। जब हम चाहेंगे हम उस ताले को खोल करके बाहर निकल जाएंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है हमें अपनी भाषा से प्रेम करना। कोई बात नहीं, आज आप एक जर्मनी का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन अगर आपको आजाद होना है तो याद रखिए आपको अपनी भाषा से प्रेम करना होगा।
भाषा से प्रेम करते रहिए और जरूर एक न एक दिन आप वापस फ्रांस का हिस्सा बन जाएंगे। एम हेमल बिगेन टू टीच, और अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए एम हेमल फिर से वापस पढ़ाने लगते हैं। आज हमेशा से ज्यादा उनके पढ़ाने में एक विशेष प्रभाव है। उन्होंने हमेशा से अच्छा पढ़ाया है और देखिए इम्पैक्ट ऑन फ्रेंच। आज फ्रांस के ऊपर भी जो एक असर है वो ज्यादा हुआ है। फ्रांस जो कि छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई में कभी रुचि नहीं रही, आज वो हमेशा से ज्यादा पढ़ने लगा है। उसकी ज्यादा पढ़ने में रुचि होने लगी है क्योंकि उसको लगता है कि कल से ये मेरी खुद की जो भाषा है वो मेरे हाथ से निकल जाएगी। एम हेमल ब्रॉट न्यू कॉपीज रिटन इन फ्रांस एल्सास। यहां पर आज एम हेमल बच्चों में एक देशभक्ति को जगाने के लिए अपने साथ न्यू कॉपीज लेकर के आए हैं और जिसमें ब्यूटीफुल राइटिंग में फ्रांस एल्सास लिखा हुआ है। यहां पर ये बताने का मकसद है कि एल्सास जो कि भले ही आज अलग हो रहा है लेकिन वो एक फ्रांस का हिस्सा है, फ्रांस में ही वापस उसको मिलना है। यहां एक घटना घटती है, बीटल्स फ्लू इन, नोबडी पेड एनी हीड। देखिए आज कितना एक आश्चर्य की बात होगी। एक बीटल अर्थात जिसे हम अपनी ओन लैंग्वेज में भोरा भी कहते हैं, वो क्लास में एंटर होता है और क्लास में चारों तरफ वो घूमता है, लेकिन आज किसी ने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि छोटे बच्चे भी केवल अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। एवरीबडी इज राइटिंग, हर कोई व्यक्ति केवल और केवल अपनी भाषा से आज प्रेम कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आज से पहले शायद उन्होंने कभी भी इतना लव अपनी लैंग्वेज से नहीं किया था। पिजन्स कूड वेरी लो। इसी समय घटना घटती है कि वहां पर जो रूफ है वहां पर एक पिजन आकर के थोड़ा सा गुटर करने लगता है, कू करने लगता है। तभी फ्रांस के मन में एक बात आती है कि ये जो दुष्ट जो जर्मनी वाले हैं, क्या कबूतर को भी अपनी भाषा में क्वींग करना सिखाएंगे? नहीं, ऐसा वो नहीं कर सकते क्योंकि बर्ड्स के ऊपर उनका कोई अधिकार नहीं है। तो फिर हम लोगों के ऊपर इस तरह की दूसरी भाषा थोपने का क्या मतलब है? यहां ये बताने की कोशिश है कि परिंदे आजाद होते हैं, लेकिन इंसान ही दूसरे इंसान को गुलाम बना लेता है। यहां आगे बात है, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग। आज एम हेमल को क्लास लास्ट बार पढ़ानी है, उसके बाद वो हमेशा के लिए वहां से चले जाएंगे। उनको पढ़ाने के बाद में मोशनलेस होकर के बिना कुछ हिले डुले वो एकदम चुपचाप बैठ जाते हैं। यहां हर किसी चीज को वो बड़े ध्यान से देख रहे हैं क्योंकि इस विद्यालय को, इस स्कूल को उन्होंने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। इसमें उन्होंने लगभग 40 सालों तक सेवा दी थी और ऐसा लग रहा है कि हर किसी चीज को वो अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं, अपने साथ ले जाना चाहते हैं, वो स्वीट मेमोरीज। वॉलनट ट्रीज हाउ फाइन अ क्रीपर। यहां तक कि उन्हें याद आता है कि एक वॉलनट ट्री है जो उन्होंने अपने समय में लगाया था, अब वो काफी बड़ा हो चुका है। एक हॉपाइन जो कि क्रीपर होती है वो भी काफी बड़ी हो चुकी है और विंडो तक ऊपर तक आ चुकी है। ये सब चीजें उनको याद आती है कि कितनी मेहनत उन्होंने उस स्कूल में की है, कितनी लगन से उन्होंने इस विद्यालय को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई थी। सिस्टर पैकिंग देयर ट्रंक्स। जिस समय हेमल सर क्लास ले रहे थे, उनकी जो बहन थी वो पैकिंग कर रही थी, तो ट्रंक्स की को इधर उधर सरकाने की आवाजें आ रही थी और इससे बच्चों को भी लगने लगा कि शायद अब हेमल सर हमारे साथ नहीं रह पाएंगे। यहाँ एक दुख का एक सौरो की सिचुएशन है। हॉसर्स रिएक्शन। पार्ट 1 में हमने बात की थी कि एक ओल्ड हॉसर जो कि मेयर भी रहा था, वहां का फॉर्मर मेयर, वो वहां पर आया हुआ था। तो यहाँ पर देखिए उसका रिएक्शन क्या है। वो अपने साथ एक प्राइमरी की बुक लेकर के आया है और उसने अपने पास में उसको रखा हुआ है और अपने चश्मे को वहां पर उसके ऊपर रखा हुआ है और उसके जो अल्फाबेट्स है उसको सीखने की कोशिश कर रहा है। हमें यहाँ पता पड़ता है कि ओल्ड हॉसर भले ही मेयर रहा होगा लेकिन उसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन आज उसको भी अपनी लैंग्वेज की जो इंपॉर्टेंस है वो समझ में आ रही है। और यहाँ पर वो एक अल्फाबेट्स जो हैं फ्रेंच लैंग्वेज के, बा, बी, बू, बे, इस तरह से उनको रिसाइट करता है
तो जो छोटे बच्चे हैं वो उसको देख करके उनको हंसी भी आ रही है, लेकिन उनको रोना भी आ रहा है। हंसी इस बात की आ रही है कि देखो बूढ़ा होसर किस तरह से पढ़ रहा है, लेकिन उनको रोना इस बात का आ रहा है कि ये सब चीजें उनके हाथ से निकल जाने वाली है, उनकी भाषा उनके हाथ से निकल जाने वाली है। अब यहां पर है चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इस तरह से पूरी क्लास चलती है पूरे दिन। सही 12 बजे का समय होता है। जो चर्च की क्लॉक है वो उसमें 12 बजे के जो बैल है वो स्ट्रक होती है, और इसी समय ट्रम्पेट्स ऑफ प्रूशियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो प्रूशियन सोल्जर्स की जो हमने बात की थी पहले, जिस समय वो ड्रिल की तैयारी कर रहे थे, अब वो वहां से अपने ट्रम्पेट्स को लेकर के वहां से गुजर रहे हैं। ये इस बात का इंडिकेशन है कि अब 12 बजे बाद वो जो पार्ट्स हैं, अर्थात जो एल्सास का जो वो पार्ट है, वो अब उनके हाथ से, फ्रांस के हाथ से निकल चुका है। एम हेमल्स लास्ट रिएक्शन विद विवला फ्रांस। यहां पर जो हेमल सर हैं उनका एक लास्ट रिएक्शन होता है, और वो खड़े होते हैं चेयर पे और अपने हाथ में एक चौक लेते हैं। चौक लेने के बाद में वो बड़े बड़े वर्ड्स में उस बोर्ड पर लिखते हैं विव ला फ्रांस। इसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, फ्रांस जीवित रहे, फ्रांस कभी भी पराजित ना हो। इस तरह की वो उनकी भावना है। और उसके बाद में एम हेमल अ गेस्चर, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। इसके बाद में हेमल सर दीवार से थोड़ा सा सट करके थोड़ा झुकते हैं और दुखी हैं। उनका जो गला है वो रुंधा हुआ है, चौक्ड है। अपने उनके शब्द उनके मुंह से कुछ नहीं निकल रहे हैं, लेकिन वो एक गेस्चर बनाते हैं जिसका मतलब है स्कूल इज डिसमिस्ड एंड यू मे गो, और अब तुम जा सकते हो। इस तरह से ये थोड़ा सा एक ऐसा लेसन है जो हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि हमें अपनी ओन लैंग्वेज से लव करना चाहिए। साथ ही ये लेसन ये भी हमें बताता है कि जो बैटल्स होती हैं, जो युद्ध होते हैं, उनके कितने दुष्परिणाम होते हैं, और कई ऐसे लोगों को भी उसको झेलना पड़ता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। मुझे उम्मीद है कि आपको इन दोनों पार्ट से ये लेसन समझ में आया होगा। इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहें।